हे गाइस, मुझे पता है तुम लोग अच्छे होगे। तुम लोग देख रहे हो मेरा वीडियो रीच नहीं हो पा रहा है। मैं हर दिन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तुम लोग देखते नहीं हो। बहुत बुरा लगता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, व्यू कमाएगा तो वीडियो बनाने का मोटिवेशन चला जाएगा। यार कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट और हाइप कर दो। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने बगल में एक महिला की सांसों की आवाज सुनी। वह आवाज हल्की, रुक रुक कर आने वाली और कांपती हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा देखा। धुंधलके में भी वह चौंका देने वाली खूबसूरती थी। उसकी कॉलर बोन पर पड़े बैंगनी निशान चौंकाने वाले थे। क्या हुआ था? बेल्ट से मारना, बोतल तोड़ना, एक औरत की चीखें। वे जख्म मैंने ही दिए थे। मैं फिर से जन्मा था, उसी नाम के साथ एक नए इंसान के रूप में। वह एक शराबी था, घरेलू हिंसक था, किसी काम का नहीं था। मैं चेंज हुई शेंग, जो कभी 100 अरब युआन के व्यापार का एक दिग्गज था, अपनी आंखें खोलते ही इस टूटे फूटे घर का मालिक बन गया। एक सड़ा हुआ शराबी जो अपनी पत्नी को पीटता था। तुम जाग गए? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूं। जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। मेरी आवाज जितनी कोमल हो सकती थी, मैंने उतनी कोमल रखी, लेकिन वह डरी हुई खरगोश की तरह सहम गई। उसके नंगे पैर ठंडी सीमेंट की जमीन पर थे। वह दरवाजे की ओर चली और स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ी, लेकिन मेरी ओर नहीं, बल्कि कोने में बैठी बेटी शूमेंग की ओर देखा। अपनी बेटी की ओर वह नजर, उसकी आंखों में छुपा भाव। उसने मेरे दिल को, जो सालों की व्यापारिक चालबाजियों से कठोर हो चुका था, ऐसे मरोड़ दिया जैसे किसी ने बेरहमी से दबोच लिया हो। पिछले जीवन में मैंने दसियों अरब के सौदे किए थे, विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्तियों से मिला था और अनगिनत महिलाओं के साथ सोया था जो खुद को मेरे ऊपर न्यौछावर कर देती थीं। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसी औरत नहीं देखी थी जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया हो। जागने के बाद उसने सबसे पहले यही ध्यान रखा कि उसे पीटने वाला आदमी न जाग जाए, और दूसरी बात यह देखी कि उसकी बेटी ठीक से सो रही है या नहीं। मैं उठकर बैठ गया और अपनी कनपटी मलने लगा। यादें लगातार उमड़ती चली आ रही थीं। वह एक जुआरी था, जब वह हारता तो अपनी पत्नी को पीटता था। चुप रह हरामजादी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किस्मत खराब करने की? सबसे बुरी पिटाई के बाद शूमेंग 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही, फिर भी उसे उसके लिए खाना बनाना ही पड़ा। वह निकम्मा था। पूरा परिवार शूमेंग पर ही निर्भर था, जो बाजार में फल की दुकान चलाती थी और महीने में 2-3 हजार कमाती थी, जिसे वह ले जाकर जुए में हार जाता था। जुए में जब वह वापस आता और उसे पैसे चाहिए होते तो उसे अपनी बेटी की भी परवाह नहीं रहती थी। कियान कियान को 29 डिग्री बुखार था और वह ताश की मेज पर फोन उठाकर बोला, जुआ खेल रहा हूं, मर जाए तो मुझे बता देना। फिर कल भाई, फिर हार गया। कोई बात नहीं। शूमेंग तुम्हारे लिए कितनी कीमती है? अपनी कीमत बता दो। शूमेंग की कीमत कितनी हो सकती है? क्यों नहीं, वह खूबसूरत है। मुझ पर विश्वास नहीं है? कल आकर देख लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। आज वे माल देखने आ रहे हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शूमेंग ने चाय का कप लाया। ये केंशन थी जो अपनी नींद में बेचैनी से सिसक रही थी। मैंने मच्छरदानी उठाई और चाय का कप ले लिया। अंदर आ जाओ, नहीं तो मच्छर अंदर आकर बच्चे को काट लेंगे। शूमेंग ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। वह बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो आदमी उसे पीटता और गालियां देता था, वही अब ऐसी बात कह सकता है। वह बिस्तर पर गई ताकि केंशन को सुला सके। मेरी ओर पीट करके लेट गई। उसका शरीर थोड़ा तन गया। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही? मैंने बस हुंकारा भर दिया। उसने इसे एक संकेत समझा और कांपती उंगलियों से अपने पजामा के बटन खोलने लगी। बिस्तर थोड़ा छोटा है, कोशिश करना कि हल्के रहो। उसकी आवाज में एक हारी हुई सुन्नता थी। मेरा दिमाग झंझना उठा। मैं तुरंत समझ गया, असल मालिक ने सच में अपनी पत्नी को अपनी बेटी के पास इसी तरीके से इस्तेमाल किया था। उसके संभावित गुस्से को दबाने के लिए मेरे मन में मतली और गुस्सा उमड़ पड़ा। फिर दिल में असहनीय दर्द हुआ। बटन खोलते ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शूमेंग, मैंने पहली बार गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। मेरी बात सुनो, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसकी आंखें हैरानी, उलझन और एक ऐसी भावना से फैल गईं जिसे वह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कमजोर सी उम्मीद। सो जाओ, मैं तुम्हें और कंचन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कहते हुए मेरे मन में योजना पहले से ही साफ थी। जैसे ही सुबह हुई, मैं जाग गया। आदत से नहीं, बल्कि चीजों को तुरंत बदलने की तीव्र इच्छा मेरे सीने में जल रही थी, जिसने मुझे सोने नहीं दिया। शूमेंग बहुत हल्के हाथों से चेन को नीचे ले जा रही थी। मुझे जागा हुआ देखकर वह चौंक गई। माफ करना, मैं खुद ही जाग गया था। मैं बैठ गया। आज मैं चेन को स्कूल छोड़ दूंगा, फिर तुम्हारे साथ ठेले पर चलूंगा। अभी कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे पता था कि उसे लगा मैं फिर से पैसे मांगने वाला हूं। डरना उसकी आदत बन गई थी, लेकिन इस बार मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज में बस कुछ अंडे थे और एक कटोरी बचा हुआ चावल। वह दिल तोड़ देने वाली तरह से खाली था। जब मैं 2 प्लेट सुनहरी खुशबूदार अंडे की तली हुई चावल लेकर आया
तो शू मेंग और चेन चेन एक तरफ खड़े होकर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई समझ से बाहर चमत्कार हो गया हो। चेन चेन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। माँ पापा खाना बना सकते हैं। शू मेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जटिल नजरों से मुझे देखती रही। बाजार शोरगुल और अफरा तफरी से भरा हुआ था। मैं शू मेंग के फल के ठेले के सामने खड़ा था, हल्का सा भौहें चढ़ाए हुए। ये बहुत साधारण था। बिखरे हुए एक ही किस्म के सेब और फटे गत्ते पर लिखा था 3.8 युआन प्रति कैटी। बगल की सब्जी वाली चिल्लाई, अरे आज तो मेरा जुशेंग मदद करने आया है। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। दिमाग तेजी से चल रहा था। सिर्फ एक ही श्रेणी, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, निश्चित दाम, मुनाफा बहुत कम, ग्राहकों की आवाजाही और आकर्षण पूरी तरह से नदारद। शुमेंग को मैनेजमेंट फीस भरने जाना था। जाने से पहले वह फुसफुसाई, सेब $3.80 के हैं। ठीक है, जाओ। वह चली गई। मैंने एक लाल प्लास्टिक थैली उठाई, उसे तौला, फिर ठेलों को नजरअंदाज कर भीड़ की ओर देखा। एक ऐसी योजना जो तुरंत मांग को बढ़ा दे, यह स्पष्ट हो गया। मैंने एक फेंके हुए डिब्बे से सख्त गत्ता उठाया, जमीन पर पड़ा एक मार्कर उठाया और 2 बड़ी लाइनें लिखीं। फिर मैंने बिना झिझक 3.8 युआन वाला बोर्ड उतार दिया और नया बोर्ड सबसे प्रमुख जगह पर रख दिया। पास वाली आंटी झुक कर देखने लगीं, फिर हैरानी से बोलीं, 20 युआन में एक थैला, खुद भर लो। चेन जुशेंग, क्या तुम शराब पीकर पागल हो गए हो? तुम तो अपनी पैंट भी गंवा दोगे। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। आंटी, हिसाब किताब सिर्फ लागत का नहीं होता। मुझे इन सेबों के एक थैले से मुनाफा नहीं चाहिए। मेरा मकसद है सबसे कम समय में स्टॉक खाली करना, नकदी का प्रवाह शुरू करना और इस मरे हुए ठेले को पूरी तरह से फिर से जिंदा करना। नया बोर्ड तुरंत असर दिखाने लगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी पास आया। बॉस, सच में 20 युआन में एक थैला? खुद भरना है, खट्टे तो नहीं है ना? मैंने लापरवाही से एक सेब उठाया, फुर्ती से उसका एक टुकड़ा काटा और आगे बढ़ा दिया। छक्कर देखिए, मीठा है या नहीं, आप ही बताइए। उसने छका, कुछ नहीं बोला। एक थैला उठाया और पागलों की तरह भरने लगा। थैला लगभग फटने ही वाला था। मैं हंसते हुए बोला, जब तक आप थैला उठा सकते हैं, सेब आपके हैं। ये वाक्य मानो बांध खोल देने जैसा था। भीड़ चारों ओर उमड़ पड़ी। 20 युआन कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन खुद भरिए ये शब्द तुरंत ही इंसानी स्वभाव की सबसे मूल प्रवृत्ति को जगा देते हैं। पास वाली आंटी की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने पागल भीड़ और तेजी से कम होते सेबों के ढेर को देखा। उसका लोहे जैसा भारी बांट जमीन पर गिर गया और उसे पता भी नहीं चला। शू मेंग ने अपना काम निपटाया और चिंता में वापस लौट आई। दूर से अपनी दुकान को लोगों से घिरा देखकर उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसे लगा कि मैंने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी है। वह बेतहाशा भीड़ को चीरती हुई अंदर घुसी, लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे वह सन्न रह गई। उसने देखा कि मैं दुकान के पीछे खड़ी हूं, न तो झुकी हुई और न ही गुस्से में, बस शांतिपूर्वक पैसे ले रही हूं और थैले दे रही हूं, जबकि आसपास के लोग पागलों की तरह सेब लूट रहे हैं। वे सेब जो रोज मुश्किल से बिकते थे, अब आंखों के सामने ही गायब होते जा रहे थे। जब उसने 20 युआन में एक थैला खुद भरने वाला बोर्ड देखा तो उसका चेहरा फिर से पीला पड़ गया। क्या तुम पागल हो गई हो? 20 युआन में एक थैला खुद भरें, हमारा सब कुछ चला जाएगा। जितना चाहो भर लो, हमें फिर भी मुनाफा होगा। देखो, उन्हें यह सौदा अच्छा लग रहा है, इसलिए वे पैसे देने को दौड़ रहे हैं। वो हैरान होकर कतार देखती रही। कितना बिक गया? लगभग 500। 500? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुझे किसी अजनबी की तरह घूरने लगी। सेब लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन पीछे अभी भी लंबी कतार थी। मैंने उससे पूछा, फिर से भरें? कतार में खड़े लोग तुरंत चिल्लाए, मालिक, और माल ले आओ। शू मेंग ने तुरंत फोन किया। मेरे निर्देशों का पालन करते हुए उसने पूरा ट्रक ऑर्डर कर दिया। सप्लायर लाओली गाड़ी चलाकर आया। नजारा देखकर हैरानी से उसकी जुबान लड़खड़ा गई। जब तक हमने हिसाब किताब निपटाया, ट्रक का ज्यादातर माल बिक चुका था। लाओली ने अपनी उंगलियां गिनी, हैरान रह गया। अरे बाप रे, आज तो तुमने 1000 से ज्यादा कैडी बेच दिए होंगे। शू मेंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। कुल कमाई कितनी हुई? करीब 4300, मैंने जवाब दिया। ये थोड़े से पैसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसी से इस परिवार के फिर से खड़े होने की शुरुआत होती है। शू मेंग स्तब्ध सी दिख रही थी। पहले तो वह मुश्किल से 1 महीने में इतनी कमाई कर पाती थी। स्टॉल साफ करने के बाद मैं शू मेंग को लेकर किराने की खरीदारी करने गया। मांस, मछली, पसलियां, 300 खर्च हुए। शू मेंग के होंठ हिले, पर वह चुप रही। मैं जानता था उसे खर्च अखर रहा है, पर आज जश्न मनाना था। गली के मोड़ पर बच्ची मेरे हाथों में सामान देख झूम उठी। पापा, आज दावत है? हाँ, खट्टी मीठी मछली और पोर्क रिब्स। मैं झुककर उसके गाल सहलाने लगा। वाह, मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। वह मेरे चारों ओर मस्ती करती रही। शू मेंग हमें देख रही थी, उसकी आंखों में नरमी आ गई थी। कभी इस घर में सिर्फ सन्नाटा और डर था, अब आखिरकार यहां थोड़ी सी गर्माहट आ गई थी। हम तीनों घर की ओर हंसते बोलते चल पड़े। चेन चेन लगातार बकबक करती रही। शू मेंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। पुनर्जन्म के बाद मैं ठीक ऐसा ही दृश्य चाहता था। जब हम कोने की किराने की दुकान के पास से गुजरे
तो चेन चेन ने अचानक मेरी शर्ट खींची। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह दुकान में रखी कांच की टंकी की ओर इशारा कर रही थी। पापा देखो, छोटे गोल्ड फिश कितने लाल हैं, कितने सुंदर हैं। वे तो बस साधारण गोल्ड फिश थीं जिनकी कीमत कुछ ही युआन थी, लेकिन चियान चियान की नजरों में वे अनमोल खजाना थीं। ठीक है पापा, तुम्हारे लिए कुछ खरीद देंगे। शिवमिंग ने पीछे मुड़कर देखा। मैं पहले जाऊंगी और सब्जियां धो लूंगी, तुम दोनों जल्दी आ जाना। वह किराने का सामान उठाए जल्दी जल्दी चलती हुई कुछ ही मीटर दूर जर्जर टावर बिल्डिंग की ओर बढ़ गई। मैं कियान कियान को पकड़े हुए किराने की दुकान में गोल्ड फिश चुन रहा था। तभी मेरी नजर के कोने से मैंने देखा कि कुछ लोग हमारे दरवाजे के पास मंडरा रहे हैं और वे शूमेंग को रोक रहे थे, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिल बैठ गया। शूमेंग साफ तौर पर घबरा गई, पीछे हट गई और सतर्कता से उन्हें देखने लगी। सुनहरे बालों वाला शरारती अंदाज में मुस्कुराया और आगे झुक गया। बस याद दिलाने आए हैं भाभी, तुम्हारा आदमी चेन जुशेंग कल रात जुए में हार गया था। वह तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अपने भाइयों को भी थोड़ा मजा लेने दो। शूमेंग का शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथों से किराने का सामान जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से सारी ताकत निकल गई हो। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। शूमेंग पहले ही उस गिरोह से पीठ मोड़ चुकी थी और मेरी ओर मुंह करके खड़ी थी, जिस दिशा से मैं आ रहा था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। आंसू चुपचाप और बेतहाशा बह रहे थे। उसकी आंखें, वह मुझे देख रही थी, मुझे जो उसकी ओर बढ़ रहा था, हमारी बेटी और एक गोल्ड फिश का कटोरा पकड़े हुए एक अच्छे पिता की तरह दिख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। फिर मैंने उसकी आवाज सुनी, चेन जुशेंग, तुमने पूरा एक दिन और रात यह नाटक किया सिर्फ इसलिए कि मैं खुद इस जाल में फंस जाऊं। वह अचानक झुकी, अभी अभी खरीदी गई बिखरी हुई सब्जियां उठाईं और पूरी ताकत से उन्हें मुझ पर फेंक दिया। मुझे तुमसे नफरत है, मैं तलाक चाहती हूं। सब्जियां मुझसे टकराईं और जमीन पर बिखर गईं। चांद छान डर गई और जोर जोर से रोने लगी। मां, पापा को मत मारो। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही शूमेंग मुड़ी और घर की ओर भागी, लेकिन वह अंदर नहीं जा पाई। जिसे त्रियांख कहा जाता था, उसने उसकी कलाई पकड़ ली। भाभी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी बांह पर ऊपर की ओर सरकाने लगा। तुम्हारे आदमी ने सब कुछ कागज पर लिख दिया है। आज रात तुम हमारे साथ चलोगी। मैंने देखा कि शूमेंग पूरी तरह से जड़ हो गई। उसके चेहरे पर पहले से भी गहरी डर की लकीरें उभर आईं। उसी पल मेरे अंदर कुछ फट पड़ा। उसे छोड़ दो। जब मेरी आवाज ठंडी हो गई तो उसमें व्यापार जगत में बिताए गए 10 सालों की धार थी। इन गुंडों ने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। मैंने ड्राई आई के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाया। उसके मुंह के कोने से खून निकल आया। वह अपना चेहरा पकड़े हैरान रह गया। सभी लोग हैरान रह गए। वह फिर से झपटा, मुट्ठियां लहराते हुए। मैं एक तरफ हट गया, बचा और उसके पेट में जोर से लात मारी। वह चीखा और पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर तड़पने लगा। बाकी तीनों ने गालियां दी और मुझ पर झपट पड़े। मैं बहुत तेजी से हिला। फेंकना, तोड़ना, घुटने से वार, पिछली जिंदगी में सीखी गई लड़ाई की तकनीकें। हर वार सही जगह पर पड़ा। 1 मिनट से भी कम समय में चारों जमीन पर गिर चुके थे। मेरे पीछे मैंने कियान कियान को अपनी छोटी मुट्ठी उठाए हुए चिल्लाते सुना, पापा, बुरे लोगों से लड़ो, वाह! शूमेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं ट्राई के पास गया, उसके सीने पर पैर रखा और उसे नीचे देखते हुए बोला, सुनो, मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। पुराने हिसाब चुकता हो चुके हैं। अगर फिर कभी मेरे परिवार के पास आए तो हर बार तुम्हें पीटूंगा, समझे? वो अब भी सख्त बनने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा कर्ज है और हम चुकाएंगे। हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाओगे? मैं हंस पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि बड़े जुए के अड्डे चलाने की सजा क्या है? चाहो तो मैं तुम्हें बता दूं। मेरे फोन में सबूत हैं। चाहो तो तुम्हारे लिए कॉल कर दूं। उनके चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। माफ करना भाई चेन, हमसे गलती हो गई। हम अब जा रहे हैं। रुको, मैंने उन्हें वापस बुलाया। मैंने शूमेंग की ओर देखा, जो अब भी कांप रही थी। मेरी पत्नी से माफी मांगो। उनमें से कुछ बहुत दुखी दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर झुका लिया। माफ करना भाभी, अब दफा हो जाओ। मैंने ट्राई आई को एक तरफ धक्का दे दिया। वे सब भागते हुए चले गए। दुनिया एकदम शांत हो गई। मैं शूमेंग की ओर मुड़ा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में डर, शक और गहरा दुख था। मेरा दिल सुई चुभने जैसा दर्द कर रहा था। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और भारी मन से एक एक शब्द कहे, शूमेंग, पुराना चेन जुई, वह निकृष्ट इंसान था। उसने जो किया उसके लिए 10,000 बार मरना भी कम है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दोगी। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं अपनी जान की कसम खाता हूं, आज के बाद अगर मैंने कभी तुम्हें या कैन कैन को जरा सा भी दुख दिया तो मुझे भयानक मौत मिले। शूमेंग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बह रहे थे। उसके होंठ हिले। आखिरकार वह फूट फूट कर रो पड़ी और चिल्लाई, चेन जुई शांग, तुम कमीने हो। मैं अब तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। ये कहकर उसने चेन चेन को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने फिर कभी तलाक की बात नहीं की। इतना ही काफी था। मैं रसोई में गया और जल्द ही घर में खट्टी मीठी मछली और ब्रेस्ड पोर्क रिब्स की खुशबू फैल गई।
मैंने खाने की प्लेटें उठाईं और बेडरूम के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। खाना तैयार है, गुस्से में मत रहो और बच्चे को भूखा मत रहने दो, मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा। मैंने ट्रे नीचे रखी और मुड़कर जाने लगा। दरवाजे के अंदर से चैन चैन की छोटी सी आवाज आई। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ देर बाद मैंने चॉपस्टिक और कटोरों की हल्की आवाज सुनी। मैं सख्त सोफे पर लेट गया, छत को देखता रहा। रास्ता लंबा था, लेकिन दिशा कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। उन्हें सुरक्षित रखना है, इस परिवार को फिर से सच में अच्छा बनाना है। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक किया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा फिर से चुपचाप बंद हो गया, लेकिन इस बार दरवाजा बंद नहीं किया गया था। मेरे होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। अगले कुछ दिनों तक मैं हर दिन शूमेंग के साथ स्टॉल पर गया। 20 युआन एक बैग, खुद भरिए। ये बाजार में एक पहचान बन गया। सेब लगातार बिक रहे थे। हर दिन 1000 से ज्यादा कैडी बिकते थे। एक हफ्ते से भी कम समय में शूमेंग के कार्ड में 10,000 युआन और आ गए थे। रात को उसे अक्सर नींद नहीं आती थी। कुछ दिनों बाद बिक्री में गिरावट आने लगी। मैंने एक नया आइडिया सोचा, कुछ चेरी और ब्लूबेरी भी ले आओ। वह भौहें सिकोड़ने लगी। कहा कि उसने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन वे नहीं बिके। इस बार मामला अलग था। मैंने स्टॉल को 2 हिस्सों में बांट दिया। निचला हिस्सा 15 युआन, सेब और आड़ू के लिए 1 कैडी। ऊपरी हिस्सा 25 युआन, चेरी और ब्लूबेरी के लिए 1 कैडी। चुन चुन कर लीजिए। सारे फल धोकर काट कर डिब्बों में पैक किए गए थे। 1 और युआन में अनलिमिटेड दही डालें। 1 और युआन दें, सेब का 1 कैडी पाएं। नया स्टॉल साफ सुथरा और व्यवस्थित था, जो अस्त व्यस्त बाजार में अलग दिख रहा था। उस दिन की बिक्री 3000 युआन से भी ज्यादा रही। मुझे खुशी थी कि लोगों ने सस्ते के बजाय महंगे फल खरीदे। दुकान बंद होते समय उसने मुझसे वजह पूछी। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि महंगा फल उन्हें बेहतर डील का एहसास देता है। 10 युआन और दीजिए और प्रीमियम चैन में से जो चाहें ले सकते हैं। ऐसे में कौन नहीं ललचाएगा? व्यापार करना लोगों के मन से खेलना ही तो है। उसने मुझे टोका। तुम हमेशा इतने चालाक रहते हो। लेकिन उसके होंठों के कोने खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। उस हफ्ते हमने और 10,000 युआन कमा लिए। वह मुझे देखने लगी तो उसकी नजरों में फिर से थोड़ी रोशनी लौटने लगी थी। उस दिन स्कूल से चेन चेन को लेने गए तो दरवाजे पर एक शार्प सूट पहने आदमी खड़ा था। वह था शूमेंग का बड़ा भाई शूहाई। शूमेंग का भाई खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया। शूहाई ने उस पर मुश्किल से नजर डाली। उसकी नजरें किसी चाकू की तरह मुंह पर आ टिकीं। शियाओ चेन, मेरे साथ चलो, एक सिगरेट का पैकेट खरीदना है। मुझे पता था कि वह मुझसे बात करना चाहता है। पार्किंग लॉट तक चलते हुए उसने एक BMW की ओर इशारा किया। ये कार 2 लाख युआन से भी ज्यादा की है। क्या सोचते हो? बुरी नहीं है। उसने एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। इसमें 2 लाख युआन है। कार भी तुम्हारी है। कल ही शूमेंग से तलाक ले लो, बच्चा उसके पास रहेगा। कार और पैसे तुम्हारे हैं। समझो हमारा हिसाब बराबर हो गया। शूहाई की बातें सुनकर मैंने सिर हिला दिया। भाई, अब मैं बदल चुका हूं। चिता कभी अपने धब्बे नहीं बदलती। शूहाई का चेहरा उतर गया। शूमेंग हमारी आंखों का तारा थी। देखो उसके साथ तुम्हारे रहते उसकी जिंदगी कैसी रही है। शराब पीना, जुआ खेलना। क्या तुम उसके लायक हो? पैसे कम पड़ रहे हैं, अपनी कीमत बता दो। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मुझे पता था कि वह असली मालिक को कोस रहा है, लेकिन उसकी बातें फिर भी चुप गईं। मुझे कुछ महीने और दे दो। तुम तो कीचड़ से भी गए गुजरे हो। उसने मेरी बात काट दी। एक गंवार। कौन गया था विश्वविद्यालय? क्या तुम्हें लगता है इससे तुम शहर वाले बन गए? अगर उस वक्त शूमेंग की समझदारी खराब न होती तो तुम्हारा क्या होता? तुम जैसे लोग तो बस पैसे के लिए ऊंची शादी करना चाहते हो, है ना? रुतबे के लिए सुंदर बीवी से शादी करना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, फिर धीरे धीरे खोल दी। मैं एक किसान का बेटा हूं और एक रसोइया जिसने तुम्हारे परिवार को शर्मिंदा किया। लेकिन मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश मत करो, तुम नहीं कर सकते। मुझे 3 महीने दो, मैं 1 मिलियन कमा लूंगा, फिर मुझसे बात करना। शूहाई एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने तिरस्कार भरी हंसी हंसी, जैसे उसने कोई सबसे मजेदार मजाक सुना हो। मैंने और कुछ नहीं कहा। मैं मुड़ा और वापस घर चला गया। वापस आने के बाद शूमेंग थोड़ी चिंतित नजर आई और मेरे पास आई। कुछ नहीं है, भैया मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। मैंने मुस्कुराकर झूठ बोला। उसे यकीन नहीं हुआ, पर उसने कुछ नहीं पूछा। शूहाई ने यहीं डिनर किया। मेज पर उसने पुराना फर्नीचर देख भौहें सिकोड़ी। इस कबाड़ को संभाल कर रखा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हंसेंगे? जैसे ही मैं बोलने ही वाला था, शूमेंग ने मेज के नीचे से मेरा हाथ हल्के से खींचा। उसने अपने भाई से धीरे से कहा, भैया जुईशांग सच में इन दिनों बहुत बदल गया है। उसने मुझे बहुत अच्छे आइडिया दिए हैं। हमने कुछ पैसे भी कमाए हैं। शूहाई ने ठंडी सांस ली और कोई जवाब नहीं दिया। इसी समय उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या मिस्टर लियू हमारे मार्केटिंग प्लान से संतुष्ट नहीं है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि आज साइन करेंगे? फोन के दूसरी तरफ की आवाज बहुत घबराई हुई थी। मैं भी उसे हल्के हल्के सुन सकता था। मिस्टर लियू ने प्लान देखा और कहा, यह बहुत पुराना है। रॉयल जीवन का आनंद लें, मास्टरपीस कलेक्शन। वो कहते हैं कि अब ये काम नहीं करता। वो आपसे 3 घंटे में व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। अगर आप इसे संशोधित नहीं कर पाए तो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग फीस काट ली जाएगी और आपकी नौकरी भी खतरे में है। शूहाई ने तुरंत अपना लैपटॉप निकाला और ग्राहक से बहुत विनम्रता से बात करने लगे।
ग्राहक ने मांग की कि पोजीशनिंग हाई एंड हो लेकिन बहुत जीवंत न लगे, उसमें सांस्कृतिक गहराई हो लेकिन साथ ही वह युवा वर्ग को भी आकर्षित करे। कुछ देर सुनने के बाद मैंने उसकी प्रस्तुति पर एक नजर डाली। उसका पूरा तरीका ही गलत था। हाई एंड प्रॉपर्टीज घर नहीं बेचती, वे कनेक्शन, संसाधन और भविष्य की संभावनाएं बेचती हैं। मैं मुड़ा और वापस रसोई में चला गया। जब मैं और डिशेज लेकर बाहर आया तो शू हाई जा चुके थे। उनका लैपटॉप अभी भी खुला था, प्रस्ताव अधूरा था। भैया कॉल करने बाहर गए हैं, शू मेंग ने चिंता जताते हुए कहा। अगर वो ये अकाउंट खो देते हैं तो शायद अपनी नौकरी भी खो देंगे। मैंने सुना है कि यह प्रॉपर्टी कंपनी का इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। किनशेन ने अचानक अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठा लिया। पापा, क्या आप अंकल से बेहतर हैं? साबित कीजिए। मैं मुस्कुराया। मैं बैठ गया, माउस को घुमाया और शू हाई के अधूरे प्रस्ताव को पूरा सिलेक्ट कर लिया। डिलीट। क्या तुम पागल हो? शू मेंग चौंक कर बोली। क्या तुमने उसे सेव नहीं किया? सेव करने से भी कोई फायदा नहीं होता, उसका तरीका गलत है। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जा पड़ी। जल्द ही मैं उसमें डूब गया। मेरे हाथों के नीचे एक नया प्रस्ताव आकार लेने लगा। पूरा संदर्भ, संचालन तर्क, संसाधन एकीकरण रणनीति, पहचान प्रमाणीकरण प्रणाली। मैंने इन्हें एक एक करके तैयार किया। जब शू हाई वापस आया और मुझे उसके कंप्यूटर पर बैठा देखा तो वह पूरी तरह भड़क गया। किसने तुम्हें मेरा कंप्यूटर छूने को कहा था? वह तेजी से मेरी ओर लपका। शू मेंग ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। उसे रियल एस्टेट मार्केटिंग के बारे में क्या पता? शू हाई आगे बढ़ा लेकिन फिर अचानक रुक गया और स्क्रीन को घूरने लगा। स्क्रीन पर एक सुव्यवस्थित मार्केटिंग प्रस्ताव था, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने मेरी मूल योजना का क्या किया? हटा दी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। क्या तुम्हें पता है मैंने उसमें कितनी रातें जागकर बिताई थीं? उसी समय उसका फोन बज उठा। समय सीमा आ चुकी थी। स्क्रीन पर लगभग पूरी हो चुकी नई प्रस्तावना को देखकर उसके चेहरे का भाव बदल गया। आखिरकार उसने दांत भींचे और भेजने का बटन दबा दिया। फिर उसने मुझे घूर कर देखा। अगर यह डील तुम्हारी वजह से फेल हो गई तो हमारा हिसाब बाकी रहेगा। अभी तक नतीजे नहीं आए थे। मैंने अपना पानी का कप उठाया और एक घूंट लिया। 10 मिनट से भी कम समय में उसका फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया, थोड़ी देर सुना, उसके होंठ फड़के, फिर उसने फोन काट दिया। मुझे जटिल भाव से देखते हुए उसने अपना कंप्यूटर उठाया और बाहर निकल गया। मैं कंपनी जा रहा हूं, मैं लौट कर आऊंगा, तब तुम्हें देख लूंगा। मैं हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता था कि उसे अब क्या सामना करना पड़ेगा। उस प्रस्ताव में जो अवधारणाएं थीं वे उसकी समझ से बाहर थीं। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी ही देर बाद मेरा फोन बजा। वो शू हाई था। दूसरी तरफ उसकी आवाज कुछ झिझकी हुई थी। चेंजुई शेन, क्या आप अभी मेरी कंपनी आ सकते हैं? मिस्टर लियू इस बात पर अड़े हैं कि वे उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने प्रस्ताव लिखा था। मुझे पता भेज दो, मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। सहायक के हाथ में मैंने ऑपरेशंस पेज पलटा। ये पहचान प्रमाणीकरण प्रणाली मैंने ही डिजाइन की थी। सबसे पहले गृह स्वामियों को मालिकों की समिति से मंजूरी लेनी होगी। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि समुदाय के लिए मूल्य, संसाधन, संपर्क, कौशल या प्रभाव भी जरूरी है। दूसरा, सलाह है कि 30% यूनिट्स को फ्लोटिंग इन्वेंट्री के रूप में रखा जाए। शीर्ष उद्यमियों, कलाकारों और विद्वानों को अल्पकालिक प्रवास के लिए आमंत्रित करने के लिए, जिससे समुदाय स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित बन सके। तीसरा, हर महीने सर्कल संवाद आयोजित करें जिसमें केवल उद्योग के शीर्ष हस्तियों को आमंत्रित किया जाए। गैर गृह स्वामी तो टिकट भी नहीं ले सकते। श्रीमान लू की आंखें चमक उठीं, जैसे घर को एक वस्तु से सदस्यता की योग्यता में बदल दिया गया हो। उन्होंने और भी कई विस्तार से सवाल पूछे जिनका मैंने सहजता से उत्तर दिया। पास में बैठे कई वरिष्ठ योजनाकार बार बार सिर हिलाते रहे। अच्छा, श्रीमान लियू खड़े हुए और मुझे ध्यान से देखने लगे। मार्केटिंग डायरेक्टर का पद खाली है, सालाना वेतन 5 लाख। क्या आपको रुचि है? 5 लाख। मैंने महसूस किया कि शू हाई की सांस थम गई। मैं मुस्कुराया और सिर हिला दिया। मुझे अपनी पत्नी के ठेले में मदद करनी है। अभी फिलहाल पूर्णकालिक नौकरी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। श्रीमान लियू चौंक गए। मैंने आगे कहा, लेकिन अगर मैं कुछ अनुचित कहूं तो कृपया अनुमति दें। इस संपत्ति के लिए आपकी कीमत बहुत ही सतर्क है। अचानक माहौल में तनाव आ गया। शू हाई ने चुपके से मेरी आस्तीन खींची। श्रीमान लियू ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। श्रीमान चेन, आपका क्या मतलब है? वर्तमान बाजार स्थिति में हमारी कीमत पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी योजना के अनुसार शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर है, सही? मेरा सुझाव है कि इसे 1,20,000 से ऊपर रखा जाए। मीटिंग रूम में एक लहर सी आहट गूंज उठी। कोई पहले ही सिर हिला रहा था। श्रीमान लियू ने गंभीरता से कहा। श्रीमान सेन, आपका क्या मतलब है? वर्तमान बाजार स्थिति में हमारी कीमत पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी योजना के अनुसार शुरुआती कीमत 85,000 युआन प्रति वर्ग मीटर है, सही? मेरा सुझाव है कि इसे 1,20,000 से ऊपर रखा जाए। मीटिंग रूम में एक लहर सी आहट गूंज उठी। कोई पहले ही सिर हिला रहा था। श्रीमान लियू ने गंभीरता से कहा। श्रीमान चिन,
आपका क्या मतलब है? वर्तमान बाजार स्थिति में हमारी कीमत पहले से ही इस क्षेत्र में सबसे अधिक है। चेन, शायद आप बाजार को नहीं समझते। इस क्षेत्र में $90,000 से ऊपर बेचना मुश्किल है। अभी यही स्थिति है। मैं खिड़की तक गया और परियोजना के पूर्वी हिस्से में खाली पड़ी जमीन की ओर इशारा किया। सबसे पहले पिछले हफ्ते विकास और सुधार आयोग की बैठक की कार्यवाही में पूर्वी न्यूटाउन में रेल ट्रांजिट नेटवर्क के विस्तार का उल्लेख किया गया था। दूसरा, पिछले महीने निर्माण प्रणाली संगोष्ठी में नए मेयर ने नए विकास क्षेत्रों और मुख्य शहर के बीच यात्रा समय को कम करने पर जोर दिया था। तीसरा, हाल ही में योजना ब्यूरो की वेबसाइट पर पूर्वी क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग मानचित्र को अपडेट किया गया है। आपकी परियोजना के पूर्वी हिस्से की जमीन को आरक्षित भूमि से परिवहन सुविधा भूमि में बदल दिया गया है। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी लोग मुझे घूरने लगे। इन तथ्यों को आपस में जोड़िए, नए मेयर की जीवनी भी जोड़ लीजिए। नानचिंग न्यू डिस्ट्रिक्ट में अपने पिछले पद पर उनका पहला बड़ा कदम मेट्रो विस्तार निर्माण को आगे बढ़ाना था। मेरा अनुमान है कि 6 महीनों के भीतर मेट्रो विस्तार योजना की घोषणा कर दी जाएगी। संभावना है कि स्टेशन आपकी परियोजना के पूर्वी हिस्से में ही बनेगा। श्री लियू खड़े हो गए। आपको कितनी पक्की जानकारी है? 70%, मैंने शांत स्वर में कहा। लेकिन अगर 50% भी संभावना हो तो भी यह दांव लगाने लायक है, क्योंकि जैसे ही यह खबर बाहर आएगी मकानों की कीमतें तुरंत 30% से अधिक बढ़ जाएंगी। अभी कीमत बढ़ाकर $1,20,000 करना महंगा लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद की असली कीमत की तुलना में यह अभी भी कम है। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मेट्रो की खबर आएगी आसपास के कई बड़े मास मार्केट प्रोजेक्ट्स बाजार में आ जाएंगे। अगर आप $85,000 पर ही टिके रहते हैं तो आप पूरी तरह से एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी की पोजीशनिंग खो देंगे। अमीर लोग उन ऑफिस वर्कर्स के पड़ोसी नहीं बनना चाहते जो मेट्रो से आते जाते हैं। मीटिंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। श्री लियू ने मुझे पूरे 1 मिनट तक घूरा, फिर उन्होंने अपना फोन उठाया। सचिव वांग, योजना ब्यूरो के निदेशक ली से संपर्क करें। पूर्वी न्यूटाउन के लिए मेट्रो योजना के बारे में चुपचाप पता करें। इंतजार के ये 10 मिनट 10 साल जैसे लग रहे थे। फोन बजा। श्री लियू ने फोन उठाया। सुनते सुनते उनका चेहरा और भी गंभीर होता गया। आखिरकार उन्होंने बस इतना कहा, पुष्टि हो गई। ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने फोन काट दिया और मेरी ओर देखा। मेरी कंपनी में काम करो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, सालाना वेतन 10 लाख। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? मैंने देखा कि शू हाई का चेहरा लाल हो गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। फिर भी मैंने सिर हिला दिया। मुझे फुल टाइम नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूं। श्री लियू ने मुझे देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अब भी चाहता हूं कि तुम इसमें शामिल रहो। फीस तय की जा सकती है। मैंने शूहाई की ओर देखा। असल में शूहाई को बुनियादी बातों की अच्छी समझ है। वह पहले ही योजना के मुख्य सिद्धांतों को समझ चुका है। श्री लियू उनके साथ काम कर सकते हैं। शूहाई हैरान रह गया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। श्री लियू ने कुछ पल सोचा, फिर आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट आप दोनों के हवाले करता हूं। कंपनी से बाहर निकलते हुए शूहाई अब भी जैसे किसी सपने में था। अचानक उसने पूछा, तुमने सालाना 1 मिलियन की पेशकश ठुकरा दी? क्या तुमने सच में खुद ही सब्बे की खबरों का विश्लेषण किया था? मैंने कहा, सारी खबरें सबके सामने हैं। फल की दुकान को मेरी जरूरत है। वह कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर थोड़ी कांपती आवाज में बोला, क्या तुम्हें पता है 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? मैंने 8 साल काम किया है और अब तक उसका आधा ही कमा पाया हूं। भाई, अगर ये डील हो जाती है तो तुम कंपनी में हीरो बन जाओगे। अब से तुम्हारा रास्ता और भी चौड़ा हो जाएगा। मैं कार में बैठा और चला गया। रियरव्यू मिरर में मैंने देखा वह वहीं खड़ा था। मेरी जाती हुई पीठ को बहुत देर तक देखता रहा। रात के खाने पर शू हाई फिर आया। मैंने अपना कप उठाया। शराब की जगह चाय थी। भाई, मैंने पहले जो भी बुरी बातें की उनके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। शू मेंग हैरान रह गई। उसकी चॉपस्टिक्स हवा में ही रुक गईं। मैं जानता था कि वह क्या सोच रही है। पुराना चेन जुई शेंग कभी माफी नहीं मांगता था। वह तो और भी बुरा ही होता। शू हाई ने असहज होकर नजरें फेर लीं। शू मेंग ने पहले उसे देखा, फिर मुझे, और अचानक बोल पड़ी, भैया, क्या आपने फिर से उसे कुछ कहा? मैं मुस्कुरा दिया। भैया तो बस मुझे जिम्मेदार बनने की याद दिला रहे थे। शू मेंग ने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी और गंभीरता से शू हाई की ओर देखा। भैया, वह मेरा चुनाव था। यह मेरा रास्ता है। चाहे फल कितना भी कड़वा हो, मैं खुद ही निगल लूंगी। अगर आप सच में मेरी परवाह करते हैं तो ऐसी बातें कहना बंद कर दें जो मुझे और मुश्किल में डालती हैं। रोशनी में उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पीछे मुड़ने वाली नहीं थी। शू हाई ने अपना कप उठाया और एक ही घूंट में सारा पी गया। उसने आह भरी, कुछ और नहीं कहा, जल्दी जल्दी खाना खाया और चला गया। उसे बाहर तक छोड़ने के बाद मैं मुड़ा। शू मेंग मुझे देख रही थी। तुम आज कुछ अलग लग रही हो। कैसे अलग? मैं समझा नहीं सकती।
उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मुझे बस ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत लंबा बुरा सपना सच में खत्म हो गया है। रात को हमेशा की तरह मैंने लिविंग रूम में सोफा लगा लिया। शूमेंग अपने कंबल के साथ बेडरूम से बाहर आई। वह दरवाजे पर रुक गई और मुझे पलट कर देखा। क्या तुम्हें सोफे पर सोना आरामदायक लगता है? उसने अपना होंठ काटा, मुस्कुराई, फिर मुड़ी और कमरे में वापस चली गई। दरवाजा बंद नहीं हुआ। अगली सुबह शूमेंग चान चान को लेकर उसके दादा दादी से मिलने गई। मैं घर पर ही रहा, हिसाब किताब देखने और अगला कदम सोचने के लिए। दोपहर के आसपास मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। ये शूमेंग की रोती हुई आवाज थी। पीछे शोर सुनाई दे रहा था। जूशेंग, जल्दी से सिटी पीपल्स हॉस्पिटल आओ। चान चान को अचानक सांस नहीं आ रही है। वह इमरजेंसी रूम में है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तेजी से बाहर भागा। अस्पताल में शूमेंग का परिवार पहले ही पहुंच चुका था। उसके पिता शू झेंगची मुझे देखकर गुस्से में मेरी ओर लपके। चेन जुशिंग, देखो तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया है। डॉक्टर ने कहा कि यह समस्या बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए थी। एक नर्स जल्दी से आई। परिवार के सदस्य कृपया शांत रहें। उसकी मां गु मैनरू लाल आंखों के साथ आईं। उनकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने कहा कि यह इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, जो एक दुर्लभ बीमारी है। अभी की दवा सिर्फ अस्थायी है। उसे एक विशेष आयातित दवा चाहिए, जिसका महीने का खर्च 30,000 युआन से ऊपर है और इसे लंबे समय तक लेना होगा। लगा जैसे मेरे दिल में कोई छेद कर रहा हो। पल्मोनरी हाइपरटेंशन? ये कैसे हो सकता है? शूमेंग मेरे गले लग गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने कहा कि यह शायद काफी समय से था। लक्षण बहुत हल्के थे। मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी वह कहती थी कि वह थकी हुई है। मुझे लगा खेल के कारण है। अब रोने से क्या फायदा? शू झेंगची की आवाज सख्त थी। दवा के लिए पैसे लगते हैं, 30,000 हर महीने। क्या तुम वहन कर सकती हो? गु मैनरू ने अपनी बेटी की ओर देखा। मेंग मेंग, मां की बात सुनो। तलाक ले लो, उससे तलाक ले लो और शू परिवार चान चान की दवा का खर्च उठाएगा। शूमेंग ने ऊपर देखा। वह स्तब्ध थी। मां, आप क्या कह रही हैं? क्या तुम अब भी उसके साथ दुख सहना चाहती हो? बच्चे को देखो। गु मैनरू भी रो रही थी। ये दवा बंद नहीं की जा सकती। अगर तुमने दवा बंद की तो हालत बहुत तेजी से बिगड़ जाएगी। शूमेंग ने आपातकालीन कक्ष के बंद दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे, लेकिन उसने जोर से अपना चेहरा पोंछा और सीधी खड़ी हो गई। मां, मैंने आपसे कहा था, वह मेरा चुनाव था। यह मेरा रास्ता है। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, हम खुद ही इसे सहेंगे। तुम सह लोगी? शू झुंची चिल्लाया। महीने में 30,000 से ज्यादा, और कौन जानता है ये कब तक चलेगा। मैं आगे बढ़ा, शूमेंग को अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए शू झुंची का सामना किया। पैसों की समस्या है। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रास्ता निकालोगे? तुम कौन सा रास्ता निकाल सकते हो? शुहाए खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। मिस्टर लियू ने तुम्हें सालाना 10 लाख का ऑफर दिया था और तुमने मना कर दिया। अब मेरे पास अपने तरीके हैं। मैंने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चैन चैन हमारी बेटी है। हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। शू झुंची मुझे लंबे समय तक घूरता रहा, फिर अचानक ठंडी हंसी हंस दी। ठीक है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर खुद ही संभालो सब कुछ। चलो चलते हैं। शू परिवार चला गया। शूमेंग मेरे कंधे पर सिर टिकाए हल्के हल्के सिसक रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। डर मत करो। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैं यही हूं। लेकिन दवाइयों का खर्चा? वह आंसू भरी आंखों से ऊपर देखने लगी। 30,000 हर महीने। हम पैसा समस्या नहीं है। मैंने खिड़की के बाहर देखा। तुम चेन चेन का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पेमेंट विंडो पर मैंने अपने हाथ में पकड़ी बैंक कार्ड को देखा। इसके अंदर वो पैसे थे जो हमने सुबह शाम की मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर बचाए थे। लेकिन मैं जानता था कि अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए ये काफी नहीं है। पैसा, मैंने 0 से 100 अरब की साम्राज्य तक का सफर तय किया था। इस जीवन में, इस परिवार के लिए मुझे तुरंत ही पर्याप्त पैसा कमाना था। अस्पताल के गलियारे में मैं बेतहाशा अपनी यादों में कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सकें। फ्यूचर्स बहुत धीमा है। पुरानी चीजें बहुत जटिल और जोखिम भरा है। जुआ चैनल्स चाहिए। फिर एक बेहद धुंधला सा टुकड़ा अचानक साफ हो गया। एक अंडरग्राउंड जुए की साइट पर वर्चुअल हॉर्स रेसिंग सेक्शन में इनाम के प्री डिस्प्ले सिस्टम में एक खामी थी। किसी ने इस खामी का इस्तेमाल करके साइट के मिलान के दौरान गड़बड़ी पकड़ने से पहले 3 दिनों में 20 लाख युआन से ज्यादा निकाल लिए थे। इस खामी का सिद्धांत जटिल नहीं था, लेकिन इसमें बिल्कुल सटीक समय की जरूरत थी। शर्त लगाने को बढ़ावा देने के लिए साइट वर्चुअल रेस के आखिरी 30 सेकंड में रियल टाइम ऑड्स के आधार पर संभावित जीत को उपलब्ध बैलेंस के रूप में पहले ही दिखा देती थी। मुख्य बात यह थी कि उन अंतिम 30 सेकंडों के भीतर अगर उपयोगकर्ता उस वर्चुअल बैलेंस का इस्तेमाल किसी और रेस पर जो खत्म होने वाली थी नई शर्त लगाने में करता, तो सिस्टम सही क्रम के साथ उसे वास्तव में मान्य कर देता था। आप थोड़ी सी असली पूंजी का इस्तेमाल करके वर्चुअल फंड्स में उससे दर्जनों गुना ज्यादा रकम पर लगातार शर्तें लगा सकते थे। रेस खत्म होने पर आखिरी शर्त का मुनाफा ही असली था। जैसे कैसीनो में
आप 100 की शर्त लगाएं और डीलर आपके जीतने पर 1000 के चिप्स आगे बढ़ा दें। फिर आप उस 1000 को दूसरी टेबल पर जीतने के लिए इस्तेमाल करें। कैसीनो को इसे मानना ही पड़ता है और मुझे इस खामी के लिए विशेष प्रक्रिया, समय सीमा, ट्रिगरिंग शर्तें और पहचान से कैसे बचना है, ये सब पता था। लकी हॉर्स रेसिंग वर्चुअल रेस, हर एक 3 मिनट की। मैंने गहरी सांस ली। पहला कदम, एक नया खाता रैंडमली जनरेट किए गए यूजर नेम के साथ रजिस्टर करना। दूसरा कदम, जमा करें। साइट ने कई अस्पष्ट, प्रतिदार थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स को सपोर्ट किया था। मैंने छोटे छोटे बिखरे हुए डिपॉजिट्स वाला तरीका चुना। 5 मिनट बाद 5000 युआन की मूल राशि आ गई। खाते में बैलेंस 5000। समय 2:40 बजे दोपहर। पहली वर्चुअल हॉर्स रेस शुरू हुई। मैंने घोड़ा नंबर 3 पर 1000 की शर्त लगाई। ऑन्स 2.5। जैसे जैसे रेस सिमुलेशन आगे बढ़ा, 40 सेकंड बाकी थे, घोड़ा नंबर 3 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया। फिर सिस्टम इंटरफेस के निचले दाएं कोने में मेरी उपलब्ध बैलेंस अचानक चमकी। $4000 से बदलकर $5500 हो गई। इसमें $1000 की शर्त से संभावित $1500 का मुनाफा पहले ही जोड़ दिया गया था, लेकिन मैंने कोई हरकत नहीं की। यह सामान्य डिस्प्ले था, अभी तक कोई खामी नहीं थी। घोड़ा नंबर 3 ने बहुत कम अंतर से जीत हासिल की। वास्तविक सेटलमेंट हुआ, मुनाफा $1500, खाते में बैलेंस $6500। दूसरी रेस दोपहर 2:45 बजे। मैंने क्विनेला पर $2000 की शर्त लगाई। शीर्ष 2 घोड़ों का अनुमान लगाया। ऑन्स 3.2। 30 सेकंड बाकी थे। सिस्टम ने फिर से जीत की राशि पहले ही दिखा दी। मेरी बैलेंस $4500 से बढ़कर $11400 हो गई। 4500 प्लस 2000 गुणा 3.2 बराबर 11400। यही है असली बात। रेस में 25 सेकंड बाकी थे। मैंने जल्दी से एक और वर्चुअल फुटबॉल मैच पर स्विच किया जो खत्म होने वाला था। यह एक छोटी रकम का बाजार था। मैंने पूरे 11400 बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए शर्त लगाई कि आखिरी 5 मिनट में एक गोल होगा। ऑन्स 1.8। सिस्टम ने वेरिफिकेशन पास कर लिया। शर्त सफल रही। यह खामी मौजूद थी। इसने पहले से गणना की गई जीत को असली इस्तेमाल करने योग्य फंड मान लिया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। घुड़दौड़ खत्म हो गई। क्विनेला जीत गया। मुनाफा 4405। फुटबॉल मैच खत्म हो गया। 89वें मिनट में एक वर्चुअल खिलाड़ी ने लंबी दूरी से गोल किया। मुनाफा 20520। खाते का बैलेंस तुरंत 5000 हो गया, जिसमें से 3000 मूल शर्तें घटाकर 4405 जोड़कर 20520 जोड़कर कुल 26925 हो गया। 10 मिनट से भी कम समय में 5000 लगभग 27000 बन गया। लेकिन मैंने रुकना नहीं चुना। मुझे पता था कि यह खामी लगातार ऑपरेशन की अनुमति देती है। हर रेस की अंतिम 30 सेकंड की विंडो को सही समय पर पकड़कर आप वर्चुअल पूंजी को तेजी से बढ़ा सकते थे। अगर आप हार भी जाते तो आप केवल वर्चुअल मूलधन ही खोते। तीसरा राउंड, चौथा राउंड। मेरे हाथ कीबोर्ड और माउस पर तेजी से चल रहे थे। मेरी नजरें एक साथ 3 अलग अलग काउंटडाउन विंडो पर थीं। हर कदम सेकंड के हिसाब से बिल्कुल सटीक होना चाहिए था। दोपहर 3:21 बजे मैंने अंतिम राउंड की प्रक्रिया पूरी की। स्क्रीन पर अंतिम खाते का बैलेंस था 7,26,800। मैंने 1 घंटे में 5000 युआन को 140 गुना से भी ज्यादा मुनाफे में बदल दिया था। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। स्क्रीन पर उस नंबर को घूरता रहा। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। मैंने विदड्रॉ पर क्लिक किया। साइट ने एक सूचना दी, लाउंज विड्रॉल के लिए मैन्युअल समीक्षा आवश्यक है। फंड्स 2 घंटे के भीतर आपके खाते में आ जाएंगे। मैंने सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर की, कंप्यूटर बंद किया और बाहर निकल गया। इंटरनेट कैफे से बाहर निकलते ही धूप कुछ तेज लगी। मैंने अपनी आंखों को ढकने के लिए हाथ उठाया और गहरी सांस ली। 7,26,000 युआन कैंशेन की बीमारी के लिए अभी भी मुश्किल से ही काफी थे। इलाज के लिए उसे और पैसे की जरूरत होगी, लेकिन मुझे पता था कि कोई जल्द ही मुझे पैसे देने आएगा। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोलते ही मैंने नर्स की ठंडी आवाज सुनी, मिस शू, सिस्टम में केवल 5000 युआन की जमा राशि दिख रही है। पूरा भुगतान आज ही करना होगा, वरना जांच और दवाइयां जारी नहीं की जा सकती। शुमेंग लगभग रोने ही वाली थी। यह असंभव है। मेरे पति 1 घंटे पहले ही 10,000 का भुगतान करने गए थे। उसने मुझे अंदर आते देखा और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। पैसे कहाँ हैं? वे 10,000। मैंने सिर्फ 5,000 ही जमा किए। मैंने उसकी आंखों में देखा। बाकी के 5,000 मैंने घुड़दौड़ में दांव लगाने में खर्च कर दिए। घुड़दौड़ में दांव लगाया। शुमेंग का चेहरा टूट सा गया। वह लड़खड़ा गई जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। चेंजुई शेंग, वह कियान चेन की जान बचाने के लिए रखे गए पैसे थे। तुमने उन्हें जुए में उड़ा दिया। वह मुझ पर टूट पड़ी। उसकी मुट्ठियां मेरे सीने पर बरसने लगीं। वह दिल दहला देने वाली आवाज में रो रही थी। क्या तुम इंसान भी हो? जो कस्में तुमने खाई थीं, उनका क्या? पास खड़ी नर्स ने सिर हिलाया और आह भरी। उसकी आंखों में घोर तिरस्कार था। मैंने शुमेंग की कलाई पकड़ ली और अपनी आवाज धीमी कर ली। चुपचाप मेरी बात सुनो। वे 5,000 मैंने जीते हैं। पैसे निकाले जा रहे हैं। 2 घंटे के भीतर पैसे आ जाएंगे। कियान चेन के इलाज का खर्च फिलहाल हल हो गया है। वह रुक गई। उसने पूरी तरह निराश आंखों से मेरी ओर देखा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम फिर से झूठ बोलना शुरू कर रहे हो, है ना?
उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा किया। जानते हो, मुझे तुम्हारा जुआ सबसे ज्यादा नापसंद है। वो कस्में जो तुमने खाई थी। मैं चुप रहा। इस वक्त मैं जो भी कहता वह बहाना ही लगता। मुझे 2 घंटे तक इंतजार करो। मैंने उसे छोड़ दिया और बिस्तर पर अपनी पीली पड़ी बेटी की ओर देखा। 2 घंटे में मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। मेरे पीछे उसकी दबाई हुई निराश भरी सिसकियां थीं। जब मैं गर्म कांजी लेकर लौटा, शू में एक बिस्तर के पास लेटी थी, मानो सो रही हो, लेकिन उसके कांपते कंधे उसकी असलियत बता रहे थे। चेन चेन जाग रही थी। उसका छोटा सा शरीर ट्यूबों से जुड़ा हुआ था। मुझे देखकर उसने कमजोर सी मुस्कान लाने की कोशिश की। अच्छी बच्ची बनो, चेन चेन। मैं झुककर उसकी छोटी सी चेहरे को हल्के से छूता हूं। पापा जरूर बीमारी को हरा देंगे और तुम्हें सबसे अच्छे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे। बादलों से भी बड़ी रुई जैसी मिठाई। चेन चेन की आंखों में थोड़ी चमक आ गई और वह फुसफुसाई, मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। शूमेंग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने अपनी बेटी के विनती भरे चेहरे को देखा, फिर मेरी ओर देखा। आखिरकार उसने थक हार कर एक लंबी सांस छोड़ी। शाम को नतीजे आते हैं। तुम पहले अपना काम संभाल लो। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैं यहीं रहूंगी। मुझे पता था कि यह आखिरी मौका है जो वह मुझे दे रही है। मैंने समय देखा। मेरा इंतजार करना। वार्ड से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही मैं अस्पताल से निकलकर बैंक की ओर जा रहा था, एक काली मर्सिडीज अचानक मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और 2 भावहीन काले कपड़ों में आदमी बाहर निकले। श्रीमान चैन, बॉस को आपको बातचीत के लिए बुला रहे हैं। तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए मैंने सिर हिलाया और कार में बैठ गया। कार के अंदर काफी जगह थी। 40 के दशक का एक आदमी जो एक शानदार सूट पहने था मेरे सामने बैठा था। उसके चेहरे के भाव कठोर नहीं थे, बल्कि कुछ हद तक सभ्य लग रहे थे। गु वेडोंग, अपनी पिछली जिंदगी में मेरा उससे काफी बार वास्ता पड़ा था, कभी कभी सहयोग भी किया था। चेन जुईशेंग, उसने मेरी ओर देखा, काफी निपुणता से। मेरे पास 7-8 प्रोग्रामर 3 साल से मेरी घटिया सिस्टम पर नजर रखे हुए हैं, एक भी गड़बड़ी नहीं हुई। तुम आए और एक ही बार में उसमें छेद कर दिया। बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैं पीछे की ओर झुक गया, उसकी नजर से नजर मिलाई। बॉस गु जुए का अड्डा चलाते हैं और डरते हैं कि लोग पैसे जीत लेंगे। सिस्टम की कमजोरियां आपकी समस्या हैं। मैंने पैसे ईमानदारी से जीते हैं। क्या सोच रहे हैं पैसे मारने का इरादा है? गु वेडोंग की आंखें सिकुड़ गईं। करीब 7 लाख। मैं गु वेडोंग इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं कि पैसे न दूं। वह मुस्कुराया। तुम पैसे ले सकते हो, लेकिन बिना कोई कीमत चुकाए ये नहीं कर सकते। मुझे पता था कि वह मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर रहा है। पिछले जन्म में मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन अब मैं अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल सकता था। मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे यूं ही नहीं लूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं बदले में तुम्हें एक जानकारी दूं? गु वेडोंग ने भौं उठाई। सुनाते हैं। तुम्हारे पिता बूढ़े मास्टर गु चांगांग के बारे में। गु वेडोंग के हाथ में पकड़ी कलम रुक गई। क्या हाल ही में उन्हें कभी कभी सीने में जकड़न और बाएं कंधे में सुन्नपन महसूस हो रहा है? मैं शांतिपूर्वक बोलता रहा। मैं तुरंत कोरोनरी सीटियां कराने की सलाह देता हूं। खासकर बाएं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर ध्यान दें। सामान्य जांचों से नॉन कैल्सिफाइड प्लाक्स का पता नहीं चलता। गु वेडोंग की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर तुरंत फोन मिलाया। डीन वांग, कृपया मेरे पिता के लिए तुरंत एक कार्डियक जांच की व्यवस्था करें। कोरोनरी सीटियां, खासकर बाएं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच पर ध्यान दें। जी अभी। कार में सन्नाटा छा गया। 40 मिनट बाद फोन बजा। गु वेडोंग ने फोन उठाया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। फोन रखने के बाद उसने मुझे देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। बाएं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में गंभीर संकुचन, 85% से अधिक। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वह नहीं बचते। वह रुका। चेन जुईशेंग, तुम कौन हो? इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मेरा पैसा और मेरी सुरक्षा। पैसा तुरंत अनफ्रीज कर दिया जाएगा। मेरी जमीन पर। गु वेडोंग मुझे घूरने लगा। कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हालांकि तुम्हारे जैसे इंसान सिर्फ 7 लाख से थोड़े ज्यादा के लिए इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। तुम्हें कुछ और कहना है ना? वास्तव में बहुत सूझबूझ है। वास्तव में एक और जानकारी है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उस औरत के बारे में जिसे आप 10 साल से ज्यादा समय से ढूंढ रहे हैं, और उसके साथ एक बच्ची है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं है कि वह मौजूद है। गु वेडोंग तुरंत सीधा बैठ गया। उसकी शालीनता गायब हो गई थी। उसकी जगह हैरानी ने ले ली थी। तुमने क्या कहा? वह सुचेंग में एक शिक्षक से विवाहित शांत जीवन जी रही है। उसकी 7 साल की बेटी है जिसका जन्मदिन 17 जून है। गु वेडोंग का चेहरा पीला पड़ गया, उंगलियां कांपने लगीं। वह सब समझ गया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। अस्पताल की सारी सुविधाएं मैं सबसे बेहतरीन इंतजाम करूंगा। कार का दरवाजा बंद हो गया। मर्सिडीज चल पड़ी। मैं अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। कार्ड में 5.72 मिलियन से ज्यादा थे। फिलहाल चांद चांद के इलाज के लिए यह रकम काफी थी। मैंने अपना फोन कसकर पकड़ा और तेजी से अस्पताल की इमारत की ओर लौट गया। मैं जितनी तेजी से हो सका वार्ड की ओर भागा और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। शू मेंग वहां नहीं थी। मेरे ससुर शू झेंगची बिस्तर के पास बैठे थे। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। अपनी ही बेटी इतनी बीमार है
और तुम इधर उधर भाग रहे हो। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और बिस्तर के पास चला गया। मैंने चेन चेन का माथा छुआ और धीरे से पूछा, मम्मी कहाँ हैं? कुछ काम से बाहर गई हैं। मुझे कहाँ है कि मैं उसका ध्यान रखूं? शू झेंगची ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों एक से बढ़कर एक हो, घंटों से गायब हो। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। शू में कभी भी चेन चेन को घंटों के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। मैंने तुरंत उसे फोन मिलाया। कोई जवाब नहीं मिला। शू झेंगची को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मिंग मिंग, वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसी समय बाहर गलियारे से एक सफाई करने वाली आंटी की गालियां सुनाई दी। ये बेदिल लोग फिर से टॉयलेट में सरोगेसी एजेंसी के विज्ञापन चिपका रहे हैं। ये लोग किसी भी चीज से पैसे कमा लेंगे। एक भयानक ख्याल मेरे दिमाग में आया। शूमिंग ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वह इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। लेकिन अगले ही पल मुझे उसकी लाल आंखों वाला जिद्दी चेहरा याद आ गया। वह कर सकती है, वह सच में कर सकती है। मैं मुड़ा और वार्ड से बाहर दौड़ पड़ा। तुम कहां जा रहे हो? अस्पताल अभी भी भुगतान मांग रहा है। शू झेंगची ने मेरे पीछे चिल्लाया। मैंने मेडिकल फीस चुका दी है। तुम और दादी चेन चेन का ध्यान रखना। मैं महिलाओं के वॉशरूम की ओर दौड़ा, अंदर की चीखों को नजरअंदाज करते हुए एक एक करके हर स्टॉल का दरवाजा खोलता गया। तीसरा स्टॉल। दीवार पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक फोन नंबर लिखा था और सरोगेट्स के लिए ऊंची रकम, 3 लाख एडवांस पेमेंट। मैंने तुरंत नंबर डायल किया। मुझे एक सरोगेट चाहिए। मैंने अपनी आवाज धीमी कर ली। मेरा लहजा ठंडा और सख्त था। बच्चे की सख्त जरूरत है, पैसे की कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ की महिला सतर्क थी। साहब, आपने गलत नंबर मिलाया है। बहाने मत बनाओ, मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेरी पत्नी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मुझे लड़का चाहिए। लिंगचैन प्राथमिकता है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर महिला की आवाज गर्मजोशी और उत्साह से भर गई। बॉस, आप तो बहुत जानकार हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन कीमत? पैसे की कोई समस्या नहीं है। मैंने बीच में ही टोक दिया। लेकिन मुझे व्यक्ति खुद चुनना है। कोई पिछला सरोगेसी अनुभव नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहले कभी बच्चा न पैदा किया हो, युवा, स्वस्थ, अच्छे जीन वाली हो। अभी कोई तैयार नहीं है? महिला की आवाज में माफी झलक रही थी। बॉस, सच में फिलहाल हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने आवाज ऊंची कर दी। तुम्हारे पास एक नई लड़की है जो आज ही प्रारंभिक जांच के लिए आई थी। क्या उसने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? महिला साफ तौर पर हैरान रह गई थी। तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता भेजो, मैं अभी उसे देखने आ रहा हूं। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो 2 गुना दाम दूंगा। 2 गुना? उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई थी। बॉस, क्या आप सच में कह रहे हैं? मुझे जल्दी है, मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। नई चीज मेरे लिए संभाल कर रखना। अगर उसने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं और प्रक्रिया शुरू हो गई है तो रहने दो। न वीजा न अनुबंध, सिर्फ प्रारंभिक जांच पूरी की है। बॉस, आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। मैंने फोन काट दिया। मैं जल्दी से अस्पताल से बाहर निकला, एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को पता बताया। इसी दौरान मैंने पुलिस को फोन किया और धीमी आवाज में पता बताते हुए कहा कि वहां अवैध सरोगेसी हो रही है। 20 मिनट बाद मैं एक जर्जर शहरी बस्ती में खड़ा था। एक पुराने मकान को ढूंढा जिस पर हाउसकीपिंग सर्विस का बोर्ड लगा था और सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक भारी मेकअप किए हुए अधेड़ उम्र की महिला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आप बॉस हैं? वो व्यक्ति कहाँ है? मैं अंदर गया। लाउंज में वह महिला पीछे आई और मुस्कुराते हुए बोली, लड़की की हालत ठीक है, 28 साल की है, एक बेटी को स्वाभाविक रूप से जन्म दे चुकी है, स्वस्थ है, पैसों की सख्त जरूरत है, दाम पर आसानी से बात हो सकती है। उसने दरवाजा खोल दिया। सूमिंग एक पुराने सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़े हुए थे। मुझे अंदर आते देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। मैंने बिना किसी भाव के कहा, यही है, और उसे ऐसे देखा जैसे कोई सामान देख रहा हूं। खड़ी हो जाओ, घूमो। जब वह खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर डर भी था। बॉस, कैसी है ये? महिला ने बीच में टोकते हुए कहा। अच्छे नैन नक्श, अच्छी कदकाठी, स्नातक डिग्री। मैं शूमिंग के पास चला गया और उसके चेहरे को देखा। बहुत दुबली है। क्या ये बेटा पैदा कर सकती है? मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। महिला ने जल्दी से समझाया। मुझे बेटा ही चाहिए, ये तय है। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं, लेकिन अगर बेटी हुई तो पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बॉस, ये बहुत बड़ा जोखिम है। बड़ा जोखिम, बड़ा मुनाफा। मैं महिला की ओर मुड़ा। मैं इसे लेता हूं। अपनी कीमत बताओ। अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। बॉस, प्रक्रिया, मुझे जल्दी है। मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। पैसे की कोई समस्या नहीं है, मैं इसे अभी ले जा रहा हूं। मध्यम आयु की महिला की आंखें इधर उधर घूमने लगीं। बॉस, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आप इसे ले गए तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो फैसला कर सके। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। या फिर तुम फैसले नहीं ले सकती। महिला का चेहरा बदल गया। बॉस, 1 मिनट रुकिए। वह बाहर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शूमेंग दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? चलो अभी यहां से निकलते हैं। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझ पर भरोसा करो। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुल गया। मध्यम आयु की महिला 2 हट्टे कट्टे आदमियों और एक सूट सोने की किनारी वाले चश्मे पहने एक मध्यम आयु के पुरुष के साथ वापस आई। बॉस, ये हमारे जनरल मैनेजर चेन है।
जनरल मैनेजर चेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है कि बॉस किसी को तुरंत ले जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी कीमत बताइए। $8 लाख, सब कुछ शामिल है, लड़का होने की गारंटी। ठीक है, अभी $50,000 एडवांस मैं ट्रांसफर कर दूंगा। मैं उस व्यक्ति को ले जाऊंगा, बाकी भुगतान गर्भावस्था की पुष्टि के बाद किया जाएगा। जनरल मैनेजर चेन मुस्कुराए। बॉस, ये ऐसे नहीं होता है। आप अभी पूरी रकम चुका दें और हम व्यक्ति को आपकी बताई गई जगह पर पहुंचा देंगे। चश्मा ऊपर कर चेहरे पर क्रूर मुस्कान लिए वह बोला, वरना आप यहां से नहीं जा पाएंगे। मैंने आंखें सिकोड़ी। मेरे पैसे आसानी से नहीं मिलेंगे। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास इस दरवाजे से बाहर जाने की हिम्मत है या नहीं। जनरल मैनेजर चेन ने इशारा किया। 2 हट्टे कट्टे आदमी और करीब आ गए। तभी नीचे से हल्की सायरन की आवाजें सुनाई दी। जनरल मैनेजर चेन का चेहरा अचानक बदल गया। तुमने पुलिस को बुलाया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं ठंडी हंसी हंसा। लेकिन लगता है तुम्हारा धंधा बहुत साफ सुथरा नहीं है। सायरन की आवाजें तेजी से पास आती गईं। नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। जनरल मैनेजर चेन ने गाली दी, इसके पैर तोड़ दो, पीछे के दरवाजे से निकलो। 2 हट्टे कट्टे आदमी बाईं और दाईं से मुंह पर झपट पड़े। मैंने शू मैंग को जोर से दीवार से धक्का दिया, एक कुर्सी पकड़ी और उसे बाएं वाले आदमी पर दे मारी। कुर्सी उसके कंधे पर टूट गई। वह कराहते हुए लड़खड़ा गया, लेकिन दूसरे आदमी की मुट्ठी पहले ही मेरी कनपटी की ओर बढ़ रही थी। मैं मुश्किल से बच पाया। उसकी मुट्ठी मेरे गाल की हड्डी को छूती हुई निकल गई, जिससे जलन सी होने लगी। मैं खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि एक झलक ठंडी स्टील की दिखी। उसने सच में एक स्प्रिंग वाला चाकू निकाल लिया था और उसे सीधे शू मैंग की ओर घुसेड़ रहा था। उसकी चीख मेरे कानों में गूंज उठी। पल भर में मैं आगे झपटा और खुद को शू मैंग के सामने खड़ा कर दिया। ब्लेड के मांस में घुसने की आवाज मध्यम थी। मेरे बाएं कंधे में असहनीय दर्द एकदम से फूट पड़ा। पहले बर्फ जैसी ठंडक, फिर जलन। मजबूत आदमी को उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद को चाकू पर झोंक दूंगा। वह एक पल के लिए जड़ हो गया। उसी पल मैंने अपने दाएं हाथ से उसकी चाकू वाली कलाई पकड़ ली और अपना माथा उसके नाक पर दे मारा। हड्डी टूटने की चरमराहट उसकी चीखों के साथ मिल गई। उसने चाकू का हैंडल छोड़ दिया और लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। पुलिस! कोई हिले नहीं, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। उसी पल पुलिस ऊपर की मंजिल पर धावा बोल चुकी थी। मैं शू मैंग के सामने खड़ा था, अपने खून से सने बाएं कंधे को ढकते हुए दायां हाथ ऊपर उठाए। अधिकारियों, हम पीड़ित हैं। जनरल मैनेजर चेन जमीन पर पड़े थे, अब भी छटपटा रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें दबोच लिया था। एक युवा पुलिस अधिकारी ने मुझे खून से लथपथ देखा और तुरंत अपने रेडियो में बोलने लगा, यहाँ एक घायल व्यक्ति है, एम्बुलेंस की जरूरत है। शू मैंग मेरे पास दौड़ती हुई आई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने मेरे घाव के चारों ओर दबाव डाला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है। मैं दीवार के सहारे टिक गया, उसे जबरन मुस्कुराकर देखा और अपनी बिना घायल हुई हाथ से उसका चेहरा हल्के से छुआ। कोई बात नहीं, बस मामूली चोट है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम सुरक्षित हो। जब हम पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो बाहर पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। शू मैंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और हल्के हल्के कांप रही थीं। हम एक शांत जगह पर चले गए और वह रुक गई। ऊपर देखकर मुझे देखने लगी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां थी? तुम अकेले आने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू धीरे से पोंछ दिए। वापस अस्पताल में नर्स ने मेरे घाव का इलाज किया। मेरे बाईं कंधे पर चाकू के घाव को दर्जन भर से ज्यादा टांके लगाने पड़े। डॉक्टर ने कहा कि अगर घाव थोड़ा और गहरा होता तो नसों को नुकसान पहुंच सकता था। पट्टी बंधवाने के बाद मैंने शू मैंग से कहा कि वह पहले वार्ड में जाकर चियान चियान को देख ले। वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन अपनी बेटी से बहुत देर तक दूर रहने के कारण वह चिंतित थी। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। मैं इलाज के कमरे में एक कुर्सी पर बैठ गया और अपनी सांसें नियंत्रित करने लगा। जैसे ही मैं उठने ही वाला था, मेरा फोन बजा। बैंक का एक मैसेज आया। गु वेडोंग ने एक और रकम ट्रांसफर की थी। कहा कि यह चेन चेन के इलाज के लिए है। मैंने रकम देखी, काफी थी। जब मैंने वार्ड का दरवाजा खोला तो देखा कि शू हाई कॉरिडोर के आखिर में फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने फोन काटा और मेरी ओर बढ़ा। चेन जू शेंग, उसने आवाज धीमी कर ली। अभी अभी दवा के लिए जो 5 लाख युआन जमा हुए हैं वो कहां से आए? मैंने कहा, मैंने घुड़दौड़ में दांव लगाकर जीते हैं। वह कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा, फिर ठंडी हंसी हंसा। चेन जू शेंग, तुम सालों से जुआ खेलते हो, लेकिन कभी एक पैसा घर नहीं लाए। अब जब बच्चा इतना बीमार है तो अचानक बड़ी रकम जीत ली। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है तुम मिस्टर से उधार लेने गए थे। लियो, तुमने नौकरी ठुकराते वक्त खुद को बहुत ऊंचा दिखाया, लेकिन फिर पैसे उधार लेने के लिए रेंगते हुए वापस चले गए। वह मुड़ा और चला गया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस 10 लाख युआन के कर्ज में शू मैंग को मत घसीटना। मैं वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। अगले महीने में चेन चेन अस्पताल में ही रहा। इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बेहद दुर्लभ है। देश में हम उसकी हालत बनाए रखने के लिए केवल आयातित लक्षित दवाओं पर ही निर्भर रह सकते थे, लेकिन फिर भी उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। शू मैंग और मैं बारी बारी से उसकी देखभाल करते थे। वह दिन की शिफ्ट लेती थी, मैं रात की शिफ्ट लेता था। जब हम थक जाते
तो कुछ देर के लिए कॉरिडोर की कुर्सियों पर आराम कर लेते थे। जब हमें भूख लगती तो हम अस्पताल की कैंटीन से सबसे सस्ता पैक्ड खाना खाते थे। शू परिवार कभी नहीं आया। मैं जानता था कि शू मेंग अंदर से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मैं आधी रात को उठ जाता और उसे बिस्तर के पास लेटे हुए चेन चेन का छोटा हाथ पकड़े हुए देखता। खाली नजरों से शून्य में देखती रहती थी। 1 महीने बाद आखिरकार शू परिवार आया। डॉक्टर ने अभी अभी जांच पूरी की थी। उसने हमें बताया कि मौजूदा दवा सिर्फ बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकती है, उसे उलट नहीं सकती। लंबे समय में चेन चेन के दिल और फेफड़ों पर बोझ और बढ़ता ही जाएगा। शू झेंगची ने यह सुनने के बाद पैसों के बारे में पूछा। वो 5 लाख तो लगभग खत्म हो गए होंगे, है ना? शूहाई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुमने सोच लिया है कि ये पैसे कैसे लौटाओगे? शूमेंग ने कहा। ये पैसे उधार नहीं लिए गए थे। गुमैनरू ने बीच में टोका। क्या ये पैसे आसमान से टपक गए थे? शू झेंगची ने सबके सामने मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे गाली दी। झूठे, मेरी बेटी और नातिन को तुमने बर्बाद कर दिया है। मैंने अपना गुस्सा दबा लिया। पापा, आवाज धीमी रखिए। बच्चे को परेशान मत कीजिए। तुम मुझे पापा कहने के लायक नहीं हो। इसी वक्त वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर कई विशेषज्ञों के साथ अंदर आया। कुछ खबर है? डॉक्टर ने हमारी ओर देखा। शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोपल्मोनरी सेंटर की एक टीम जल्द ही चीन में फेफड़ों की सूक्ष्म परिसंचरण का पुनर्निर्माण करके उन्नत इंटरवेंशनल संयुक्त जीन लक्षित उपचार करेगी और इसे सटीक लक्षित नियंत्रण के साथ मिलाकर बीमारी के मार्ग को मूल रूप से उलटने का मौका है। वह रुकी। शेन के संकेतक पूरी तरह से मानदंडों पर खरे उतरते हैं। सुमेग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन प्रारंभिक इलाज की लागत 10 लाख युआन है। मैं मुड़ा और वार्ड से बाहर चला गया। गलियारे के अंत में मैंने गुवेई डोंग को फोन किया। पैसों की चिंता मत करो, उसने कहा। प्रोफेसर रॉबर्ट एक विशेषज्ञ हैं जिन्हें मैं ज्यूरिख से लाया हूं। उन्होंने आपकी बेटी का मामला देखा है और कहते हैं कि पूर्वानुमान उम्मीद से बेहतर है। सर्जरी के परिणाम बहुत अच्छे होने चाहिए। धन्यवाद। मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। वह रुके। मैंने माँ और बेटी दोनों को ढूंढ लिया। मिस्टर चेन, मैं तुम्हारा बहुत आड़नी हूं। मैंने फोन काट दिया और वापस भुगतान खिड़की पर चला गया। जब मैं वार्ड में लौटा तो मैंने सू झेंगची की आवाज सुनी। देखा, जैसे ही हम पैसे की बात करते हैं वह भाग जाता है। मैंग, जब तक तुम उससे तलाक ले लेती हो, सू परिवार इसका खर्चा उठा लेगा। सुमेंग की आवाज बहुत धीमी थी लेकिन बहुत स्थिर थी। माँ, पापा, भैया, आप सबकी मेहरबानी के लिए धन्यवाद, लेकिन सच में हमें इसकी जरूरत नहीं है। जुईसांग ने अभी अभी एक और 10 लाख युआन की जमा राशि जमा कर दी है। वार्ड में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर नर्स ने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कियान को सर्जरी के लिए तैयार करने के लिए, और यूं ही कहा। बच्चे के पिता ने अभी अभी फॉलोअप इलाज और आयातित लक्षित दवाओं के लिए एक और 10 लाख युआन की विशेष निधि जमा की है। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था कि सू झेंगची, गु मैनरू और सू हाय वहीं जड़ हो गए। ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लाल बत्ती जल रही थी। सू मेंग मेरे कंधे पर झुकी हुई थी। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। प्रोफेसर रॉबर्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस प्रकार के 27 मामले किए हैं और सभी सफल रहे हैं। सू हाय गहरे चेहरे के साथ आगे आया। चेन टुइशिंग, तुमने मिस्टर लियू से कितना उधार लिया? मैंने उसकी ओर देखा। ये तुम्हारा मामला नहीं है। 20 लाख। सू परिवार को यह चुकाने के लिए घर बेचना पड़ेगा। वह सू मेंग की ओर मुड़ा। छोटी बहन, सच सच बताओ। सू में कुछ बोल पाती उससे पहले ही सू झेंगची तेजी से आया और मेरी नाक की ओर उंगली उठाई। इससे पूछो, ये तो बस झूठ बोलेगा। जुए का पैसा। वह सुमेंग की ओर मुड़ा। मेंग, मेरे पास अभी 1 मिलियन जमा है। जब तक तुम तलाक के लिए राजी हो जाओ, मैं तुरंत वह पैसा इलाज के लिए ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन कल सुबह तक मुझे यह पैसा एक सरकारी देखरेख वाले वृद्धाश्रम परियोजना में निवेश करना है। गुमैनरू ने समझाया। सालाना रिटर्न कम से कम 30% है। ये एक रिटायर्ड अधिकारियों के सर्कल के अंदरूनी मौके की बात है। कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए है। 10 साल बाद कंपनी घर को जैसी हालत में है वैसे ही लौटा देगी, साथ ही मूलधन और कमाई भी वापस करेगी। डायरेक्टर जो ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें सिर्फ कुछ ही जगहें हैं। हमने सोचा कि आखिरकार यह पैसा तुम्हारे पास ही रहेगा। मैंने शुजुनकी की ओर देखा। पापा, जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं उसमें अपनी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी कंपनी के पास गिरवी रखकर पेंशन ली जाती है ना? शुजुनकी हैरान रह गए। फिर उन्होंने तिरस्कार से देखा। एक पुराने नेता ने खुद इसकी गारंटी दी थी। कॉन्ट्रैक्ट को एक वकील ने भी देखा था। तुम्हें क्या पता? ये पिछले 2 सालों में उभरी एक नई तरह की ठगी है। जिन्हें तथाकथित प्रोफेशनल कंपनियां कहा जाता है, वे आमतौर पर शेल कंपनियां होती हैं जिनकी रजिस्टर्ड कैपिटल बस कुछ हजार या 10-20 हजार होती है। वे वाकई कुछ महीनों तक समय पर पेंशन देंगे, लेकिन जब तक आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है तब तक घर और पैसे दोनों जा चुके होंगे। या तो डायरेक्टर जो खुद ही ठगी का शिकार हो गए हैं, या फिर इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता शू झेंगची फट पड़े। बकवास। हमारी पूरी जिंदगी की जान पहचान और रिश्ते, और तुम जैसे शराबी हमें उपदेश देने की हिम्मत करते हो? कॉन्ट्रैक्ट काले और सफेद स्पष्ट शब्दों में है। क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर देगी? मुझे लगता है कि तुम बस जल रहे हो। शूमैन अचानक खड़ी हो गई।
उसकी आवाज कांप रही थी। अपना प्रोजेक्ट लेकर चले जाओ, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। चेन चेन का भाग्य मैं खुद उठाऊंगी, चाहे वह जिए या मरे। शू झिंगची का चेहरा बैंगनी पड़ गया। वह अपनी बेटी को देखता रहा, बोल नहीं पाया। आखिरकार उसने बस अपना हाथ झटक दिया। ठीक है, बाद में पछताना मत। गु मैनरू लाल आंखों के साथ आह भरते हुए चली गई। शू हाय कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। परिवार मुड़कर चला गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर का गलियारा अचानक शांत हो गया। शू मेंग बेंच पर ढह गई। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। मैंने धीरे से उसका कंधा थाम लिया। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की बत्ती बुझ गई। मुख्य चिकित्सक मुस्कुराते हुए बाहर आए। सर्जरी बहुत सफल रही। बच्चे को 48 घंटे तक आईसीयू में निगरानी में रखना होगा, लेकिन पूर्वानुमान बहुत आशाजनक है। शूमिंग के पैर जवाब दे गए। मैंने समय रहते उसे थाम लिया। उसने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी उंगलियों के बीच से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। 2 महीने बाद चेनचेन को छुट्टी देने के मानदंड पूरे हो गए। छोटी लड़की का रंग रूप काफी बेहतर हो गया था। हालांकि उसे अभी भी नियमित दवाइयों और जांच की जरूरत थी, लेकिन वह अब उछल कूद कर सकती थी। उसकी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए हमने एक नए खुले हाई एंड स्टीक हाउस में टेबल बुक की। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं उसे सबसे अच्छा स्टीक खिलाने ले जाऊंगा। स्टीक हाउस में माहौल बहुत ही सुरुचिपूर्ण था। चेन चेन अपनी सीट पर उत्साहित होकर अपने छोटे छोटे पैर झुला रही थी। शुमिंग ने उसकी नैपकिन अच्छे से फैला दी। खाना परोसा गया। मैं अभी स्टीक काटने ही वाला था कि तभी एक नौजवान, जो महंगा लेकिन ढीला ढाला सूट पहने हुए था, गलियारे से गुजरता हुआ आया। उसने यूं ही एक नजर डाली। उसकी नजर शुमिंग पर पड़ी और अचानक वहीं ठहर गई। शुमिंग? उसके चेहरे पर हैरानी झलक गई। फिर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वह थोड़ा और पास आया। उसकी नजरें मुझ पर और चांद चांद पर घूमी और चांद चांद पर थोड़ी देर ज्यादा ठहर गईं। आखिरकार उसकी नजर फिर से शुमिंग के चेहरे पर लौट आई। मैंने सुना तुमने शादी कर ली है, क्या ये तुम्हारे पति हैं? शुमिंग की उंगलियां हल्के से कस गईं। इस आदमी का नाम झू फेंक था। यही वह रिश्ता था जिसे उसके माता पिता ने पहले बहुत जोर देकर तय करवाना चाहा था। उसे देखते ही शुमिंग का शरीर साफ तौर पर अकड़ गया। झू फेंक। शुमिंग की आवाज अस्वाभाविक थी। क्या संयोग है? झू फेंक मेरी ओर मुड़ा। मुझे ऊपर से नीचे तक परखा। उसकी जांच पड़ताल साफ नजर आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिस्टर चेन, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या यह आपका बच्चा है? इतना बड़ा हो गया? मैं खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। उसने जानबूझकर जोर से हाथ दबाया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत भाव से उसे देखा। चूंकि इतना अच्छा संयोग है तो क्यों ना हम साथ बैठें? झू फेंक ने सहजता से कहा और अपने पीछे खड़ी सजी संवरी महिला की ओर मुड़ा। हुई पिंग, ये मेरी पुरानी दोस्त शू मेंग और उनके पति हैं। मेंग मेंग, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हे वेई पिंग। उसने पुरानी दोस्त और गर्लफ्रेंड शब्दों पर थोड़ा जोर दिया। हे वेई पिंग की नजरें जल्दी से शू मेंग पर घूम गईं। आखिरकार उसकी नजरें शू मेंग के कपड़ों पर टिक गईं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी श्रेष्ठता की झलक आ गई। वह चमकदार मुस्कान के साथ मुस्कुराई। शू जी, है ना? क्या संयोग है? आइए साथ बैठते हैं। शू मेंग ने मेज के नीचे धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया और हे वेई पिंग की ओर मुस्कुराया। शू जी, आप तो बहुत शिष्ट हैं। वह मेरी पत्नी से कहीं अधिक परिपक्व दिखती हैं। हे वेई पिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। झू फेंक ने कई महंगे व्यंजन मंगवाए, फिर मेरी ओर देखा। श्रीमान चेन, आप अब कहाँ काम करते हैं? आज की दावत मेरी तरफ से है, मैंने सपाट स्वर में कहा। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाता हूं। छोटा व्यवसाय भी ठीक है, इसमें आजादी मिलती है। वह वेटर की ओर मुड़ा। हमारे लिए 1 बोतल मोंत्राशे ड्राइव हाइट वाइन 2015 विंटेज ले आइए। पहले उसे डिकैंट कर दें। उसने वाइन का नाम बड़ी सहजता से बताया, फिर शू मेंग की ओर देखा। मेंग मेंग, मुझे याद है कि तुम पहले ज्यादा नहीं पीती थी, लेकिन यह सफेद वाइन सीफूड के साथ बिल्कुल मेल खाती है। तुम थोड़ा सा ट्राई कर सकती हो। ही हुई पिंग ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। हाँ, फेंक खाने पीने के मामले में बहुत खास है। ये वाइन सस्ती तो नहीं है ना? वह जैसे झू फेंक से पूछ रही थी, लेकिन उसकी नजरें शू मेंग पर थीं। झू फेंक ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं, ये आज के खाने के साथ अच्छी रहेगी। वाइन जल्दी ही आ गई। एक वेटर ने शिष्टाचार के अनुसार झू फेंक के गिलास में थोड़ी सी वाइन डाली ताकि वह उसका स्वाद छक सके। झू फेंक ने वाइन को घुमाया, उसकी खुशबू ली, एक घूंट लिया, स्वाद लिया और फिर सिर हिलाया। ठीक है। पूरा प्रक्रिया बहुत सोच समझ कर की गई थी। जैसे ही वेटर सबको वाइन डालने वाला था, मैंने हल्के से हाथ उठाकर उसे रोक दिया और शू मेंग के सामने रखा गिलास उठा लिया। माफ कीजिए, क्या आप ये गिलास बदल सकते हैं? ये गिलास पर्याप्त समय तक ठंडा नहीं किया गया है। इससे मोनराशे की फलयुक्तता और खनिजता पर असर पड़ेगा, खासकर इसकी अपेक्षाकृत नाजुक बनावट पर। वेटर चौंक गया, बार बार माफी मांगी और गिलास बदल दिया। मैंने नया गिलास लिया, ध्यान से उसे देखा, फिर वाइन उठाई और झू मेंग के लिए थोड़ा सा डाला।
वह मुझे हैरानी से देखने लगी, गिलास उठाया और सावधानी से एक छोटा सा घूंट लिया। जू फेंक के चेहरे की सहजता डगमगा गई। उसने गला साफ किया। श्रीमान, चेन कांच के बर्तनों को लेकर काफी खास हैं, लेकिन मोनराशे अपेलाशन की खासियत असल में पुलिनी की सुरुचि और शासोन की समृद्धता के संतुलन में ही अधिक है। मैं हल्के से मुस्कुराया। 2015 की विंटेज ठीक है, लेकिन अगर हम सच में इसे आज के सी फूड के साथ जोड़ना चाहें तो पड़ोसी डोमेन की 2014 की कॉटन शार्लेमेन संरचना में शायद और अधिक उपयुक्त होगी। जू फेंक का चेहरा सख्त हो गया। उसने विषय बदल दिया। उसका हाव भाव गंभीर था। मेंग मेंग, पिछले 2 सालों में मैंने अपनी खुद की लैंडस्केपिंग कंपनी शुरू की है, जो बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स करती है। काम मुश्किल है, लेकिन आमदनी ठीक ठाक है। उसने 2 उंगलियां उठाईं और उन्हें हिलाया। हुईपिंग तुरंत बोल पड़ी। ए फेंक तो बहुत विनम्रता दिखा रहा है। वह 2 मिलियन से ज्यादा कमाता है। जानते हो, शिंगरोंग ग्रुप है ना? उनकी कई हाई एंड प्रॉपर्टीज की लैंडस्केपिंग हमने ही की है। वह झूठी चिंता दिखाते हुए शूमेंग की ओर देखने लगा। अगर तुम्हें घर खरीदना है तो बस ये फेंक से पूछ लेना। वह कई डेवलपर्स को अच्छी तरह जानता है और निश्चित ही सबसे कम पड़ोसी वाली कीमत दिला सकता है। मैंने देखा कि शूमेंग के होंठ भींच गए। शू फेंक ने उसकी ओर देखा और बड़े दिल से हाथ हिलाया। हुईपिंग, ऐसा मत कहो। मेंग मेंग, तुम्हारा पुराना घर सच में बदल देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस मुझे बता देना। मैं तुम्हें इंटरनल प्राइस दिला दूंगा, जो बाजार से निश्चित ही 1 या 2 लाख सस्ता होगा। जूमेंग की उंगलियां मेज के नीचे कस गईं। मैंने धीरे से उसका हाथ ढक लिया। जरूरत नहीं है, मेरे पास भी डिस्काउंटेड प्रॉपर्टीज के चैनल्स हैं। जू फेंग को विश्वास ही नहीं हुआ। ये घमंड दिखाने का समय नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसों की तंगी है। 1 या 2 लाख बचाना असली बचत है। मियांजी, इज्जत के लिए क्यों तकलीफ उठानी? हे हुईपिंग ने तुरंत मदद की। बिल्कुल सही। अब फेंग डेवलपर के जनरल मैनेजर से बहुत अच्छे से परिचित है। बस एक फोन कॉल की बात है। जो पैसे बचेंगे उससे बच्चे के लिए पोषण खरीदा जा सकता है, जहां तुम अभी रहती हो। उसने जूमेंग के कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा। जूमेंग का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने मेज के नीचे धीरे से उसका हाथ दबा दिया। मैंने एक घूंट पानी पिया। मेरे अंदर गुस्सा उभर रहा था। आज का दिन मेरी बेटी के नए जीवन का जश्न मनाने के लिए था, न कि तुम्हारी दोहरी बातें सुनने के लिए। मैं बस उन्हें हटाने ही वाला था कि तभी मैंने सुना, श्रीमान चेन। एक हल्की हैरानी भरी आवाज बगल और पीछे से आई। हमने देखा लियू शिंगरोंग प्राइवेट रूम की दिशा से तेजी से चलते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने अंदर आते समय सेलिब्रिटी वॉल पर उसकी मालिक के साथ फोटो देखी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में उससे सामना हो जाएगा। जू फेंक एकदम स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी जोर से गिर गई। वह जल्दी से उसे सीधा करने लगा। उसके चेहरे पर पूरी तरह चापलूसी झलक रही थी। वह झुक गया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। क्या संयोग है? मैं जू फेंक हूं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर से। आपकी कंपनी के एप्रिसिएशन बैंक्वेट में पिछले साल के अंत में मैंने आपको वहां देखा था। क्या आपको मेरी याद है? उसने विजयी भाव से हम पर नजर डाली। लियू शिंगरोंग ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। साफ था कि उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कौन है, लेकिन उसकी नजर जल्दी ही जू फेंक से हटकर मुझ पर आ टिकी। शिष्टाचारवश लियू शिंगरोंग ने हाथ मिलाया और कहा, नमस्ते। जू फेंक के लिए वह हैंडशेक माउताई पीने जैसा था। उसके गाल लाल हो गए और वह सीधा खड़ा हो गया। हालांकि लियू शिंगरोंग ने लगभग तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लिया। मेरी ओर मुड़े। जमे हुए जू फेंक के पास से घूमते हुए उन्होंने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टर चैन, क्या संयोग है? पिछली बार के बाद मैं संपर्क करना चाहता था, पर डर था कि आपको परेशान न कर दूं। आज मिलना किस्मत की बात है। मैंने खड़े होकर हाथ मिलाया। मिस्टर लियू, बहुत समय हो गया, मिले नहीं। मैंने देखा कि मेरे बगल में जू फेंक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका पूरा शरीर जैसे बिजली से झुलस गया हो, वहीं जड़ हो गया। उसके चेहरे से चापलूसी भरी मुस्कान अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। झटके के साथ मिली जुली उसकी अभिव्यक्ति इतनी अजीब थी कि बयान नहीं की जा सकती। हे वेइपिंग लू शिंगरोंग को नहीं जानती थी। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अनदेखा हो रहा था, जबकि मैं, एक फलवाला, इस रईस आदमी से हंसकर बात कर रहा था। उसने मुंह बनाकर बड़बड़ाया, जो साफ सुनाई दिया। ओह, अब फलवाले भी रियल एस्टेट की बातें करेंगे, क्या बात है। जैसे ही यह बात कही गई, माहौल ठंडा पड़ गया। लियू शिंगरोंग की मुस्कान गायब हो गई। उसकी तेज नजरें पहले ही हुईपिंग पर और फिर मुझ पर पड़ीं। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए शांत स्वर में कहा, ओह, ये मेरी पत्नी के पुराने जानकार हैं। हम बस यूं ही टकरा गए। ये लोग बहुत उत्साही हैं। इन्हें पता चला कि हम घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये जिद करने लगे कि मुझे किसी से मिलवाएंगे, ताकि आपकी परियोजना में नेवल ऑन रेंज के दाम पर छूट मिल सके। लियू शिंगरोंग बहुत चालाक आदमी था। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई, लेकिन अब वह और भी सलीकेदार थी और उसमें हल्की सी ठंडक भी थी। उसने मेरी ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, ओह मेरे छोटे भाई, जरा खुद को देखो। उसने मेरे हाथ पर थपकी दी।
हमारे इतने अच्छे रिश्ते में तुम मेरे घर खरीदने पर छूट की बात क्यों कर रहे हो? उसने अपनी नजरें हैरान खड़े जू फेंक और हेई हुई पिंक की ओर घुमा दी। उसकी मुस्कान नहीं बदली, लेकिन उसके लहजे में एक तरह की श्रेष्ठता झलक रही थी। छोटे भाई, भाभी और ये छोटा सा बच्चा। उसने प्यार भरी नजरों से कान कान को देखा। मेरी कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सा यूनिट तुम्हें पसंद है, बस मुझे सीधे बता दो। उसने विश्वास से हाथ हिलाया। मैं तुम्हें दूंगा। ये वाक्य बिजली की कड़क जैसा था। मैंने देखा कि जू फेंक के चेहरे का सारा खून उतर गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसका मुंह खुला रह गया और उसका शरीर डगमगाने लगा। हे वेई पिंग पूरी तरह से हैरान थी। उसने लियू शिंगरुआन की ओर देखा। हेलो गाइस, परंतु इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 30 कमेंट कर दो और 300 लाइक कर दो।